तो स्टूडेंट्स आज जो हमने नया टॉपिक शुरू करना है, आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है। ये जो सा है, ये आपके सर्वेइंग में चैप्टर चैप्टर नंबर 3 है आपके सर्वेइंग में, सर्वेइंग 2 में। इसका नाम है टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग। ठीक है। जो आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, आपकी बुक में भी ये 3rd नंबर चैप्टर है, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग। तो आवाज आ रही मेरी क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। हाँ जी। तो स्टूडेंट्स ये सबसे पहले तो ये टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग जो सा है, ब्रीफ चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ये जल्दी हमारा कवर अप हो जाएगा। सिंपल भी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, और इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन ही आता है, ज्यादा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाता है, कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में से। लेके चलो, दो शॉर्ट आंसर में आ जाते हैं इसके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग की, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, देखो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग कौन सी होती है। अगर किसी को कहीं पर नहीं कुछ पता लगेगा, उसी वक्त पूछ लेना। टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग जो सी होती है, बेसिकली किस लिए यूज होती है? टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग यूज होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और वर्टिकल डिस्टेंसेस निकालने के लिए। अब इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और वर्टिकल डिस्टेंसेस निकालते कैसे हैं? इसके अंदर बेसिकली जो से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है टैक्योमीटर, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। टैक्योमीटर यूज होता है, टैक्योमीटर से हम क्या करते हैं, टैक्योमीटर यूज होता है और सिंपल लेवलिंग स्टाफ, दो अगर हमारे पास ये दो इंस्ट्रूमेंट है, तो हम इससे टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग परफॉर्म कर सकते हैं। इससे हम बेसिकली करते हैं क्या है, इसके अंदर हम एंगुलर रीडिंग्स पढ़ते हैं, एंगल्स पढ़ते हैं, एंगुलर ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस डायरेक्टली एंगल्स से निकाल लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमें, जैसे हम चेनिंग करते थे, चेनिंग में हम मेजरमेंट टेप से या चेन से लीनियर मेजरमेंट करते थे ना। जब हम चेनिंग करते थे तो हम चेन से या टेप से लीनियर मेजरमेंट करके फिर उसकी लीनियर मेजरमेंट लिखते थे। अब इसका क्या हमारा यूज है टैक्योमीटर का, कि इसके अंदर हमें चेनिंग वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ती। इसके अंदर चेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, इसके अंदर लीनियर मेजरमेंट कोई नहीं करनी पड़नी, हमें टेप का यूज नहीं करना पड़ना। हम डायरेक्टली, अगर हमारे पास टैक्योमीटर है और साथ में उसके साथ एक लेवलिंग स्टाफ आता है, सिंपल डंपी लेवल वाला, अगर हमारे पास ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं, तो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग यूज करके एंगल्स रीड करके हम उन एंगल्स की मदद से डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और वर्टिकल डिस्टेंसेस भी निकाल सकते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कैसे निकालेंगे ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। तो ये जो सर्वेइंग होती है, जिसके अंदर हम देखो क्या लिखा है, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग इज दैट ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस आर डिटरमिन्ड। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस निकाले जाते हैं बाय एंगुलर ऑब्जर्वेशंस ओनली। इसके अंदर सिर्फ एंगल्स, हम क्या करते हैं, टैक्योमीटर पे एंगल रीड कर लेते हैं, वर्टिकल एंगल कितना बन रहा है, और उसको स्पेसिफिक फार्मूले होते हैं। देखियो टैक्योमेट्री के अलग अलग मेथड्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। उन मेथड्स में अलग अलग फार्मूले बनाए गए हैं। उन फार्मूलों में उन उन उस एंगल की रीडिंग्स को डाल के, उन रीडिंग्स को डाल के डायरेक्टली हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग कहलाती है। बेसिकली स्टूडेंट, जो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग होती है, ये हिली एरिया पे होती है, ज्यादातर उस टेरेन पे होती है, उस एरिया पे होती है जहां पर अनइवन सरफेस है। क्यों? क्योंकि देखो अनइवन सरफेस में पता है आपको, चेनिंग करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, क्योंकि अनइवन अगर सरफेस आ गई, तो उसके अंदर अगर हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो हमें चेनिंग करनी पड़ेगी। चेनिंग के लिए हमें एकदम प्रॉपर रेंजिंग भी करनी पड़ेगी। रेंजिंग भी, अब अनइवन सरफेस हिली टेरेन्स में हम रेसिप्रोकल रेंजिंग करेंगे या हम अपनी इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे, तो उस वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर पड़ जाता है कि पहले रेंजिंग करो फिर चेनिंग करो। चेनिंग भी आपको बिल्कुल ट्रू हॉरिजॉन्टल करनी पड़ेगी, शॉर्ट शॉर्ट स्पैन में डाल के, रेंजिंग रॉड्स लगा के। एकदम तो अपनी ट्रिप पर डिस्टेंस तो आप मेजर कर ही नहीं सकते। अब ये ट्रू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने, अगर हम लीनियर बेसिक बेस पे, हमने अभी तक इतनी सर्वेइंग पढ़ ली है कि हम चेन से फिर या टेप से भी मेजरमेंट करके निकाल सकते हैं ये सब डिस्टेंसेस। पर अगर हमने थोड़ा फास्ट मेथड दिखाना है, थोड़ा फास्ट काम करना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ टैक्योमीटर हम अपना काम जो है वो स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ इसका क्या मेन एडवांटेज होता है कि इससे चेनिंग जो सी है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, चेनिंग की कोई जरूरत नहीं होती। पर हाँ, इसका ये फास्ट मेथड होता है। पर इसका एक ये ड्रॉबैक होता है स्टूडेंट, ड्रॉबैक इसका होता है कि ये, अगर हम एक्चुअल चेनिंग करें और हम टैक्योमेट्री करें, तो एक्चुअल चेनिंग ज्यादा एक्यूरेट रहती है, टैक्योमेट्री इज नॉट एज एक्यूरेट एज चेनिंग। ठीक है। टैक्योमेट्री फास्ट है, रिलायबल है, हम इससे काम कर सकते हैं, पर ये चेनिंग के तरह एक्यूरेट नहीं है। ठीक है। इट इज नॉट एज एक्यूरेट एज चेनिंग। चेनिंग ज्यादा एक्यूरेट है, एक्चुअल जो हम मेजरमेंट करते हैं, टैक्योमेट्री से हम फास्ट फास्ट काम कर लेते हैं। ठीक है। क्लियर है? ओके क्लियर सर। है। अब यहाँ पे ये लिखा हो सारा कुछ, ये लिखा है, इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट मेथड एज चेनिंग बट रैपिड मेथड है। इसके अंदर
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं उन जगहों के जहां पर चेनिंग करनी मुश्किल है, मतलब हिली एरियाज। तो ये जो अब इससे हम अगर हमने जल्दी जल्दी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंसेस निकाल दिए तो हम उससे कंटूर मैप बना लेते हैं और उससे हम फर्दर कुछ भी काम कर सकते हैं हिली एरियाज में, अगर हमारे पास हाथ में प्लान है। तो इन जगहों पर टेक्योमेट्री जो सी एडवांटेजेस रहती है, जहाँ पर आपके थोड़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, जहाँ पे हिली टेरेन है, ऐसी जगहों पे अगर हमने लीनियर मेजरमेंट्स करनी है, फास्ट करनी है, मैप्स बनाने हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्योमेट्री हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंसेस जल्दी स्पीडी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट इट इज नॉट एज एक्यूरेट एज चेनिंग। ठीक है, क्लियर? ये टेक्योमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन टेक्योमेट्री। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हमने फील्ड में टेक्योमेट्री परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट कौन से लेके जाने, है ना? जब भी आप कोई सर्वेइंग करते हो आपको ये सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट पता होने चाहिए। देखो, टेक्योमेट्री में क्या है, सबसे पहले मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। टेक्योमेट्री में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे हम थेडोलाइट सर्वेइंग में कि हमने थेडोलाइट यूज करना है, हमने ये पढ़ा था कि थेडोलाइट सर्वेइंग में हमने थेडोलाइट यूज करना है, लेवल से थोड़ी थेडोलाइट सर्वेइंग कर लोगे, नहीं कर सकते। टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हैंडी है, देखो अगर आपके पास डंपी लेवल है, अगर आपके पास डंपी लेवल है तो भी आप टेक्योमेट्री कर सकते हो। अगर आपके पास थेडोलाइट है तो भी आप टेक्योमेट्री कर सकते हो। डंपी लेवल का लेवलिंग स्टाफ है तो भी टेक्योमेट्री हो सकती है। अगर एक स्टेडिया रॉड होती है, स्टेडिया रॉड स्पेसिफिकली टेक्योमेट्री के लिए यूज होती है। जैसे आपकी लेवलिंग स्टाफ होता है ना, जैसा लेवलिंग स्टाफ होता है वैसी ही एक स्टेडिया रॉड आती है, स्टेडिया रॉड। ठीक है, अगर स्टेडिया रॉड है तो ठीक है, उससे कर लो टेक्योमेट्री। अगर नहीं है तो सिंपल, अगर लेवलिंग स्टाफ भी है तो भी आप टेक्योमेट्री परफॉर्म कर सकते हो। ये नहीं कि टेक्योमीटर का कोई स्पेशल टेक्योमीटर ही यूज करना है। टेक्योमीटर के अंदर क्या एडिशनल चीज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। वो आप डंपी लेवल के थ्रू भी कर सकते हो, थर्ड के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हाँ है? जी। अब अगर आपके बुक के हिसाब से चलें तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो, अब इन्होंने बेसिकली, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक हमें टेक्योमीटर चाहिए और एक हमें स्टाफ चाहिए। ठीक है, बुक क्या कहती है? बुक में लिखा है डंपी लेवल। डंपी लेवल विद स्टेडिया वायर्स। देखो, टेक्यो सबसे पहले डंपी लेवल आप सबने देखा हुआ है, सबने डंपी लेवल देखा हुआ, डंपी लेवल का टेलीस्कोप देखा है, उसका आईपीस देखा हुआ। ठीक है, हाँ जी। सबने। अब देखो, ये क्या चीज बनी हुई है? ये चीज बनी हुई है आईपीस का डायफ्राम। आईपीस का डायफ्राम ही है ये। ये क्या है? ये आईपीस का डायफ्राम है। ठीक है, अलग अलग तरह के आईपीस के डायफ्राम बने हुए हैं, चाहे वो डंपी लेवल का हो चाहे वो थेडोलाइट का हो। ठीक है, अब अगर आपका टेक्योमीटर नहीं है, सिंपल डंपी लेवल है, अगर सिंपल डंपी लेवल है तो उसके अंदर क्या होगा? एक ही क्रॉस सेट ऑफ क्रॉस वायर होगा। अगर सिंपल डंपी लेवल है, एक ऐसे होगा क्रॉस और एक ऐसे होगा। क्रॉस वायर कहते हैं इसे। इस क्रॉस, ये आपको आईपीस से यस ऐसे सर। दिखता है, आईपीस से आपको ऐसे दिखता है। ये क्या होती है? ये क्रॉस वायर होती है। अगर आपका सिंपल डंपी लेवल है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही क्रॉस बना होगा, एक ही सेट ऑफ, एक वर्टिकल हेयर होगा, एक हॉरिजॉन्टल हेयर होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर? जिस डंपी लेवल में ये सेंट्रल हॉरिजॉन्टल हेयर तो होता ही होता है, इसके साथ इन एडिशन दो और हॉरिजॉन्टल हेयर होती हैं, एक अपर साइड पे, एक लोअर साइड पे। तो उस डंपी लेवल को हम टेक्योमीटर में यूज कर सकते हैं, टेक्योमीटरिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन यही है हाँ जी। टेक्योमेट्री की। टेक्योमेट्री की सिर्फ एक यही कंडीशन है कि कोई भी आपके पास अगर थेडोलाइट है, कोई डंपी लेवल है, उसके डायफ्राम में क्रॉस वायर के साथ एडिशनल दो हॉरिजॉन्टल हेयर लगे होने चाहिए, एक अपर साइड पे, एक लोअर साइड पे। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम टेक्योमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो वो इंस्ट्रूमेंट को हम टेक्योमीटर कह सकते हैं। ठीक है, टेक्योमीटर में क्या होता है? जो टेक्योमीटर का डायफ्राम होता है उसके अंदर क्रॉस वायर तो होती ही होती है, उसके साथ इन एडिशन टू द सेंट्रल हॉरिजॉन्टल हेयर दो एडिशनल हेयर प्रोवाइड की जाती हैं, एक ये अपर साइड पे, एक लोअर साइड पे। अपर वायर को क्या कहते हैं? अपर स्टेडिया, इनको क्या बोलते हैं? अपर और ये लोअर वाली वायर्स को इनको बोलते हैं स्टेडिया वायर्स। ठीक है, स्टेडिया वायर्स, ये लिखा डंपी लेवल विद स्टेडिया वायर्स। ठीक है, क्लियर? स्टेडिया वायर्स। अब ये जो ऊपर वाली साइड पे वायर होती है स्टेडिया वायर, उसे बोलते हैं अपर स्टेडिया वायर। जो नीचे वाली साइड पे वायर होती है उसे बोलते हैं लोअर स्टेडिया वायर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके सर। हाँ हाँ जी भाई।
तो अब देखो, अगर आपका ऐसा डंपी लेवल है जिसके आईपीस के डायफ्राम में स्टेडिया वायर्स लगी हुई हैं, अपर और लोअर, तो हम उसको एज ए टेक्योमेट्री यूज कर सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट यूज हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट यूज इन टेक्योमेट्री, उस डंपी लेवल को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सेकंड सेकंड अगर आप, अब अगर आपका डंपी लेवल ऐसा है, जैसा मर्जी हो सकता है, अगर ऐसा डंपी लेवल है, इसके अंदर भी यहाँ पे 2 एडिशनल हॉरिजॉन्टल वायर्स लगी हुई